Hi, welcome you all, my dear student and my friend. You are watching Merit Education Platform. My name is Nilotpal Singh Rajput. I'm your social science and English educator, your mentor, your guide. तो आज हम लोग चैप्टर 1 सिविक्स का सोशल साइंस में पढ़ेंगे, जो कि है पावर शेयरिंग, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर आप देखिए तो आज हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेल्जियम और श्रीलंका, मतलब 2 केस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में 2 केस पढ़ना है, एक तो बेल्जियम के बारे में और एक श्रीलंका के बारे में। दूसरा, किस प्रकार से श्रीलंका में मिलिटरिज्म का एक आइडियोलॉजी को वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, उस चीज़ों को भी पढ़ेंगे। उसके बाद अकोमोडेशन इन बेल्जियम, इसके बाद पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल कैसे है और टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये जो बेल्जियम है, ये कैसे इंडिपेंडेंट होता है और कहाँ से, क्योंकि इसको कनेक्ट करना हमको अपने हिस्ट्री से। जब भी हम लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं तो कनेक्ट करते चलते हैं कि आखिरकार ये बेल्जियम कहाँ से और कैसे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो बेल्जियम जो है, हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो हिस्ट्री में पढ़े थे, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि बेल्जियम उस समय में अगर आप देखें तो जब नेपोलियन का एक्सपेंशन हो रहा था, ठीक है? जब नेपोलियन फ्रांस का आपको अपने आप को एम्परर घोषित करता है, तो वहाँ पे बेल्जियम को भी वो एनेक्स कर लेता है। लेकिन बाद में जाकर के आप देखेंगे तो जो नेपोलियन की जब हार होती है, 1813 में बैटल ऑफ लीप्जिंग होता है, उसके बाद फाइनली 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होता है, जहाँ पे उसको डिफीट कर दिया जाता है। और डिफीट किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पर्व कंट्री के द्वारा किया जाता है। आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे, पर्व कंट्री हो गया यहाँ पे रशिया, ऑस्ट्रिया, रसिया एंड ब्रिटेन। इन कंट्री के द्वारा क्या किया जाता है? हरा दिया जाता है नेपोलियन को। और ये लोग ज़्यादातर कंज़र्वेटिज़्म को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो जिसकी वज़ह से नेपोलियन का जो एक्सपेंशन से ये लोग भी पूरी तरीक़ा से डर जाते हैं, जिसकी वज़ह से ये फाइनली ये प्रयास करते हैं वहाँ के लोगों से मिल कर के क्या करना है कि नेपोलियन को वहाँ पे हरा देना है। और फाइनली वाटरलू में हरा दिया जाता है 1815 में, हार हो जाता है नेपोलियन के। और उसके बाद में वहाँ पे एक ट्रीटी ऑफ वियना किया जाता है फ्रांस के साथ में, जहाँ पे फिर से एक फ्रांस के जो बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर किया जाता है, जिसको पहले हटाया जाता है, उसको फिर से रीस्टोर कर दिया जाता है। आप देखिए तो ट्रीटी ऑफ वियना जो आपको ड्यूक मैटरनिक के अंडर में पूरी तरीक़ा से कन्वेंट किया जाता है। और वहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना के तहत जितने भी फ्रांस में आपने देखा कि नेपोलियन जो-जो जहाँ-जहाँ पे एनेक्स किया था, जहाँ-जहाँ पे जिस पार्ट को उसने जीता था, ठीक है? तो वो सारे नेपोलियन से चले जाते हैं। नेपोलियन के हारने के बाद फ्रांस से वो टेरिटरी हट जाते हैं, क्योंकि और ये भी होता है कि फ्रांस के ये जो लोग जो पर्व कंट्री होते हैं, या प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन, ये क्या करते हैं कि अगल-बगल में एक एक्सपेंशन को ना होने देने के लिए बहुत सारे कंट्री क्रिएट कर देते हैं। इवन बहुत सारे पार्ट जो है अपने जितने भी कंट्री जीते हुए कंट्री रहते हैं, उस सारे में बाँट लेते हैं। अगर आप देखिए तो जो नॉर्थ वाले पार्ट में एक किंगडम ऑफ नीदरलैंड बनता है, जिसमें आपको बेल्जियम, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो बेल्जियम उसी पार्ट में आपको देखने को मिलता है। इवन साउथ वाले पार्ट में आप नॉर्थ वाले पार्ट में देखें तो फ्रांस के नॉर्थ में अगर आप देखें तो पूरी तरीक़ा से किंगडम ऑफ नीदरलैंड बनता है। और वहीं पे बेल्जियम वाला जो पार्ट है इंक्लूडेड रहता है। इवन साउथ वाले में आपको जो जेनेवा वाला पार्ट रहता है, वो सार्डिनिया, पिडमॉन्ट रीजन में चला जाता है। और इवन वेस्ट वाला पार्ट में प्रूसिया और भी बहुत सारे टेरिटरी को अपने पास में रख लेता है। इवन पार्ट ऑफ सैक्सोनी वाला पार्ट रख लेता है। इवन ऑस्ट्रिया में अगर आप देखें तो जो नदर्न इटली वाला पार्ट होता है, वो ऑस्ट्रिया के पास चला जाता है। रसिया के पास पार्ट ऑफ पोलैंड चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे पोलैंड लिख लेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि आप देखिए तो फ्रांस में अ, ये सारी पार्ट तो उस समय में एकदम से डिवाइड कर दिए जाते हैं। फ्रांस के एक्सपेंशन को रोकने के लिए ये सारी पार्ट एक दूसरे में बाँट लेते हैं, इवन क्रिएट कर देते हैं, बफर ज़ोन कह सकते हो। इसके बाद आपको फ्रांस में एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है 1830 से लेकर के 1848 तक। उसमें होता क्या है कि जुलाई रिवॉल्यूशन होता है। अब आपने देखा कि बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर कर दिया गया। फिर से 1830 में अगर जुलाई रिवॉल्यूशन में देखें तो जुलाई रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि वैसा ही स्थिति की वजह से बहुत सारी स्थिति आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। तो जुलाई रिवॉल्यूशन जो 1830 में होता है, उसमें क्या कर दिया जाता है कि जो फ्रांस से जो लिबरल लोग रहते हैं, कौन?
जो लिबरल लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, बर्बन डायनेस्टी को रिमूव कर देते हैं 1815 में, और वहाँ पे फिर से आप देखेंगे तो फ्रांस बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है और वहाँ का हेड बना दिया जाता है लुइस फिलिप को। अब यहाँ पे देखिए तो जुलाई रिवॉल्यूशन से ही इंस्पायर होकर के, जुलाई रिवॉल्यूशन से ही इंस्पायर होकर के जो बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी रहता है ब्रसेल्स, ठीक है, तो ब्रसेल्स में भी फिर से आपको वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है इससे इंस्पायर होकर के, और बाद में क्या होता है, बेल्जियम जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड से एकदम से हट जाता है, टूट जाता है, और बाद में जाकर के इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कि किस प्रकार से जो बेल्जियम को, अगर हम लोग चैप्टर 1 में हिस्ट्री जो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया को हमने पढ़ा था, उससे किस प्रकार से बेल्जियम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है, क्योंकि पहले ये जो था, जो पार्ट ऑफ नीदरलैंड था, पहले फ्रांस के अंडर में गया नेपोलियन के टाइम में, फिर नेपोलियन से हटने के बाद ये नीदरलैंड में गया, तो उस समय भी ये इंडिपेंडेंट नहीं था। और उसके बाद जब ये आपको नीदरलैंड का पार्ट बनता है, फिर वहां से भी किस प्रकार से जुलाई रिवॉल्यूशन के तहत वो फिर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो फाइनली वो द नीदरलैंड से, किंगडम ऑफ नीदरलैंड से वो हट जाता है और पूरी तरीका से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो उसके बाद का जो स्टोरी है, हम लोग किस प्रकार से एथनिक कंपोजिशन है, ये सारी चीजें इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद ही आपको देश किस प्रकार से चलते हैं, ये सारी चीजें स्थिति चैप्टर 1 में, सिविक्स का चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 केस दिया गया है, एक तो बेल्जियम का और दूसरा केस है श्रीलंका का। तो बेल्जियम में क्या होता है, आप ध्यान से समझे, तो बेल्जियम में एक यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, जिसका आपको पॉपुलेशन अगर देखिए तो ये जो स्टेट है ना, एरिया वाइज भी हरियाणा से छोटा है, करीब करीब यहाँ पे 2 करोड़ के करीब में पॉपुलेशन है अपने हरियाणा में, लेकिन वहाँ पे लगभग 1 करोड़ के करीब में पॉपुलेशन है। इवन जो बॉर्डर जो शेयर करता है, अगर आप ध्यान से समझे, तो जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो नीदरलैंड वाला, जिससे वो आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट। इधर आप अगर ईस्ट साइड में देखें तो जर्मनी से, इधर लक्समबर्ग से, साउथ में आपको देखें तो फ्रांस से, और इधर नीदरलैंड। तो बॉर्डर जो शेयर कर रहा है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग, इन सभी से शेयर कर रहा है। यहाँ पे देखिए तो साउथ और ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, यहाँ से लक्समबर्ग में आपको पूरी तरीके से आपको देखने को मिला कि बॉर्डर शेयर का, किन किन पार्ट से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये आपने समझा। अब कह रहा है कि जो यहाँ का एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन पूरी तरीका से किस प्रकार से समाज में सोशल डिवीजन है, ये किसी चीज पे कल्चर पे बेस्ड हो सकता है, बेस्ड ऑन क्या है कल्चर है, तो उसके हिसाब से जो एथनिक कंपोजिशन देखने को मिलता है वहाँ का, ठीक है। तो यहाँ का एथनिक कंपोजिशन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि आप देखेंगे तो इस पार्ट में आपको 2 रीजन दिखाई देंगे, फिर आपको जो इसका कैपिटल सिटी है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे कि कौन से स्पीकिंग लैंग्वेज के जो लोग रह रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारा बेल्जियम का जो पार्ट है, ये 2 भाग में आप बांट दो कंट्री पूरा। तो एक जो आ जाता है सबसे ऊपर वाला पार्ट, वो फ्लेमिश रीजन कह सकते हो, और नीचे वाला पार्ट वोलोनिया रीजन है, ठीक है। एक ऊपर वाला पार्ट फ्लेमिश रीजन है और नीचे वाला पार्ट है आपको वोलोनिया रीजन है। जो फ्लेमिश वाला पार्ट है वहाँ पे 59% डच भाषी लोग हैं। फ्लेमिश वाले रीजन में डच लोग रहते हैं, आपको वोलोनिया वाले रीजन में फ्रेंच लोग रहते हैं, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो फ्लेमिश रीजन में डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। वहीं नीचे वाले पार्ट में अगर आप देखें तो वोलोनिया रीजन में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो आपने देखा कि, और ये जो कैपिटल सिटी है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ब्रसेल्स जो कैपिटल, बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रसेल्स, वहाँ पे 2 भाषा बोलने वाले फ्रेंच और डच दोनों रहते हैं। तो पूरे कंट्री में आपने देखा कि डच भाषी भी है, फ्रेंच भाषी भी है, इवन थोड़ा-सा आप इस पार्ट में अगर आप देखो तो जर्मन भाषी भी है। तो जो फ्लेमिश रीजन है उसमें डच भाषी लोग रहते हैं और 59% है। वहीं वोलोनिया रीजन में जो है, वोलोनिया रीजन में फ्रेंच भाषी है और वो 40% है। और कुछ पूरे कंट्री में आप इधर साइड में देख सकते हैं जर्मन भाषी है जो 1% है। लेकिन ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है कौन है, ब्रसेल्स। और ब्रसेल्स में कैपिटल सिटी में अगर आप देख सकते हैं तो जो फ्रेंच भाषी है वो 80% है। मतलब जो पूरे कंट्री में क्या थे, माइनॉरिटी में देख लो 40%, पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल सिटी में क्या है, वो मेजोरिटी में है, 80% है। 80% लोग बोलने वाले आपको कैपिटल ब्रसेल्स में आपको देख रहे हैं फ्रेंच भाषी है। वहीं जो पूरे कैपिटल में, पूरे कंट्री में वो मेजोरिटी में है, ठीक है, कौन, डच भाषी 59%। वहीं आपको कैपिटल में देखने को मिलता है माइनॉरिटी में 20%। तो ये एथनिक कंपोजिशन है। लिंग्विस्टिक आधार पर अगर आप देखें तो पूरी तरीका से पूरे कंट्री में जर्मन इधर साइड में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है,
कि इसके वजह से यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है बेल्जियम में। क्या होता है कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो होता है, वो आपको रिलेटिवली देखने को मिलता क्या है, जो एकदम से ब्रसेल्स में रह रहे हैं, कैपिटल सिटी में रह रहे हैं, जो मेजॉरिटी में मान लो कि कैपिटल का कंट्री का जो कंट्री में डच भाषी क्या थे, मेजॉरिटी में थे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें, यहाँ देखें, जो कंट्री में है डच भाषी क्या है, मेजॉरिटी में है, और जो कंट्री में आपको फ्रेंच भाषी क्या दिख रहे हैं, माइनॉरिटी में। वहीं जाकर के आपको अ, इसमें क्या देखने को मिला कि कैपिटल सिटी में ब्रसेल्स जो है, वहां पे वो मेजॉरिटी बन जाते हैं, जो माइनॉरिटी रहते हैं वो मेजॉरिटी बन जाते हैं, यानी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं वो मेजॉरिटी बन जाते हैं कैपिटल सिटी में। और होता क्या है कि वो रिच और पावरफुल रहते हैं वहाँ पे कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में। अब होता क्या है कि इसके वजह से जो भी फायदे होते हैं, जो भी प्रॉफिट होते हैं, वो ज्यादातर किसको मिलते हैं, वो फ्रेंच भाषी को। माइनॉरिटी होते हुए पूरे कंट्री में फिर भी उसको ज्यादातर प्रॉफिट मिलते हैं। रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। पूरे कंट्री में मेजोरिटी होते हुए भी किसका, डच भाषी का, लेकिन वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर एजुकेशन में जो प्रॉफिट है वो बहुत बाद में जाकर के इनको मिलता है। और इन सभी चीजों की वजह से क्या होता है, पूरे कंट्री में आप देखने को मिलता है टेंशन इंक्रीज हो जाता है दोनों एकदम से फ्रेंच भाषी में और डच भाषी में। इन सभी चीज़ों में क्या होने लगता है, अगर किसी को एक को फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, एक को कम फ़ायदा मिल रहा है, तो दोनों में क्या होगा, एक से टेंशन इंक्रीज़ हो जाएगा, एक कॉन्फ्लिक्ट का जैसे सिचुएशन बन जाएगा। और इसी वजह से आप देख सकते हैं जो डच स्पीकिंग रहते हैं, जो फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं कम्युनिटी, उनके बीच में 1950 से 1960 के बीच में पूरी तरीक़ा से टेंशन बनना शुरू हो जाता है। एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे इस लगा हुआ है और यहाँ पे भी 1950s के दशक में, कहने का मतलब है 10 सालों के बीच में, 1 डेकेड के बीच में, 1950 से 60s के बीच में, ठीक है, 60 से 70 के बीच में, 61 62 ऐसे। तो इन समय के बीच में पूरी तरीका से दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन देखने को मिलता है डच भाषी और फ्रेंच भाषी में। जो फ्रेंच भाषी होते हैं वो माइनॉरिटी होते हुए भी पावरफुल होते हैं, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या फिर एजुकेशन में, इन सारी चीज़ों में प्रॉफिट मिलता है। लेकिन डच भाषी कंट्री में मेजॉरिटी होते हुए भी इनको ये सारी चीज़ें बहुत बाद में जाकर के मिलता है। कुछ समय तक ना मिलने की वजह से इन दोनों के बीच में, इस दोनों एथनिक कंपोजिशन लिंग्विस्टिक वे में जो एकदम डिफरेंसेस रहता है, आपने देखा कि किस प्रकार से टेंशन इंक्रीज होने लगते हैं, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को जो अगर आप ध्यान से समझें तो किस प्रकार से एकोमोडेट किया जाता है बेल्जियम में, क्योंकि डच, फ्रेंच दोनों भाषी के लोग रह रहे हैं, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के आधार पे दोनों भाषी। अब एक पावरफुल है, रिच है, किसी को प्रॉफिट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो ये सारी समस्याएं को ये लोग किस प्रकार से एकोमोडेट करते हैं, तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, एडजस्ट, एडजस्ट करना। बेसिक रूप से अगर आप ध्यान से समझें तो क्या होता है, जैसे कभी देखते हैं अपने घर में क्या होता है कि कुछ मेंबर, पहले मान लो कि 3 मेंबर रह रहे हैं, 3 रूम है, लेकिन उसमें बढ़ गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो फिर आप क्या करते हो? ऐसा तो नहीं करते हो कि उसको निकाल देते हो, फिर उसी में एडजस्ट करते हो। तो किस प्रकार से ये लोग भी एडजस्ट करते हैं, इसको समझते हैं। तो होता क्या है, 1970 से लेकर के 1993 के बीच में अगर आप देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन को लगभग 4 बार अमेंड किया जाता है। अमेंड मतलब होता है सुधार कर देना, ठीक है, कुछ चेंजेस कर देना। तो 1970 से लेकर के 1993 तक आप देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 4 बार अमेंड किया जाता है। अमेंड क्या किया जाता है, तो ध्यान से समझें। जो कंट्री रहता है, वहाँ पे नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स एकदम से सेम कर दिए जाते हैं कि नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर सेम रहेंगे, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट सो दैट नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। यूनिलैटरली मतलब एक, ऐसा कोई भी अधिकार सीधा फैसला नहीं ले सकता कोई एक, दोनों मिल करके। तो कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एक सिंगल कम्युनिटी का, कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय है, ऐसा नहीं कि डच कम्युनिटी का कोई एक लीडर हो गया पूरे कंट्री में क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, तो ऐसा नहीं। तो क्या कर दिया कि नंबर ऑफ डच और नंबर ऑफ जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर थे सेम कर दिया गया, दोनों मिल करके क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो क्या दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट बनेगा, क्योंकि 2 रीजन बना दिए गए, आप देखिए तो एक फ्लेमिश रीजन था और एक वोलोनिया रीजन था। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं होगा। अब उसके ऐसा क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होंगे वो अपनी पूरी इंडिपेंडेंट रूप से वर्क करेंगे, ताकि उनको परेशानी नहीं हो, सेंट्रल रोक नहीं सकता है। कह रहा है कि मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे पावर्स लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट स्तर पे उसको अच्छे तरीका से डेवलप कर पाए।
उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रोका ना जाए, ठीक है। तीसरा पॉइंट दे रखा है कि सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रसेल्स। अब सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रसेल्स का मतलब क्या है? इवन जैसे आपने देखा कि कंट्री में जो है क्या कर दिया गया, नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स सेम कर दिया गया, वैसे ही सेम जो कंट्री का कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, वहां पे भी क्या कर दिया गया, एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दिए गए, वेयर बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। नंबर ऑफ डच जैसे कंट्री में था वैसे ही कैपिटल में भी कर दिया गया, दोनों के सेम मिनिस्टर्स होंगे। इवन आपको पूरे देश में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा आप देखिए तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, तीसरे प्रकार की गवर्नमेंट बना दी गई जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। मतलब हर एक लैंग्वेज से अपने कंट्री में क्या देखा कि डच भाषी भी है, अगर आप ध्यान से समझे तो क्या था, एक तो डच भाषी भी है, दूसरा फ्रेंच भाषी भी है और एक जर्मन भाषी भी है। तो इन तीनों के, अब मान लो कि जर्मन भाषा के जो लोग हैं वो अपने कम्युनिटी के एक कम्युनिटी गवर्नमेंट चूज करेंगे, वैसे ही डच भाषी के लोग अपने अब इनका काम क्या है तो ये यहाँ से समझते हैं। तो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया जाता है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या है, इट वाज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। अब मान लो कि डच लैंग्वेज से जितने लोग बिलोंग करते होंगे, ठीक है, यहाँ पे समझो कि डच लैंग्वेज से जितने लोग बिलोंग करते होंगे वो अपने कम्युनिटी के एक कम्युनिटी गवर्नमेंट चूज करेंगे। ऐसे ही फ्रेंच, ऐसे ही जर्मन, इस प्रकार से कम्युनिटी गवर्नमेंट पिन चूज किया जाएगा। इसका काम क्या है, इट हैड द पावर रिगार्डिंग, इसका कौन से काम में इसको दिया गया, तो कल्चर रिलेटेड। अब मान लो कि एक कम्युनिटी के कल्चर रिलेटेड, एजुकेशनल रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड जो भी इशू होंगे, इन सारी चीजों को सोल्व करने का काम कौन करेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट करेंगे। इसके अलावा देखें तो इस प्रकार से आपने देखा कि पूरी तरीका से एकोमोडेट करते हैं कौन, तो बेल्जियम। दो केस पढ़ना है इस चैप्टर में, एक तो पढ़ना है आपको बेल्जियम के बारे में, अभी आपने पढ़ा। दूसरा केस जो है श्रीलंका के बारे में। फर्स्ट केस आपने पढ़ा पूरी तरीका से, किस प्रकार से श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन था और अपने एथनिक कंपोजिशन की वजह से वहाँ के लोगों ने इस चीज़ों को एकोमोडेट किया, एडजस्टमेंट किया। किस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं, नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर दोनों सेम कर दिए गए सेंट्रल में, उसी प्रकार से स्टेट में भी, स्टेट के अलावा कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई। स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या क्या काम दे दिया गया अलग, कि हर एक कम्युनिटी का अपना अलग काम होगा। तो ये केस 1 आपने पढ़ा बेल्जियम के बारे में। केस 2 जो है वो है श्रीलंका के बारे में। सबसे पहले जियोग्राफी समझते हैं। श्रीलंका जो अपने इंडिया के जस्ट आप साउथ में देख सकते हैं, ये वाला पार्ट जो आता है। श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो ऐसे समझ लो कि जो हरियाणा का पॉपुलेशन 2 करोड़ के करीब में है, इसका पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के करीब में है, ठीक है, हैज अबाउट 2 करोड़, सॉरी, जो पॉपुलेशन जो है सेम है, लगभग उतना उतना 2 करोड़ के करीब में सेम पॉपुलेशन है। उसके अलावा श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन किसको कहा जाता है, आइलैंड नेशन उसको कहा जाता है जो चारों बगल से क्या है, पानी से घिरा। इवन ये फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु, तमिलनाडु के कुछ किलोमीटर, कुछ किलोमीटर दूर हट करके सदर्न कोस्ट पे आपको ये श्रीलंका देखने को मिलता है। यहाँ पे लगभग 2 करोड़ के करीब में पॉपुलेशन है। हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, यहाँ का भी पॉपुलेशन तो समझते हैं किस प्रकार से यहाँ पे इस लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक आधार पे, लिंग्विस्टिक कहते हैं तो लैंग्वेज, लैंग्वेज आधार पे किस प्रकार से बटा हुआ है ये भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ये आप श्रीलंका का मैप देख सकते हैं यहाँ पे। अब है यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन को समझते हैं लिंग्विस्टिक आधार पे। लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज आधार पे, लैंग्वेज आधार पे अगर समझे तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं कि अगर 100% है पॉपुलेशन तो उसमें 74% जो है वो सिन्हला स्पीकिंग है, मतलब सिन्हला बोलते हैं। सिन्हलीज लगभग 74% है। वहीं लगभग आपको देखें तो टोटल 18%, 13+5% ये तमिल स्पीकिंग है। कितने, 18% तमिल स्पीकिंग है और पूरे 74% आपको सिन्हला स्पीकिंग है। इसमें तमिल स्पीकिंग में आप समझ ले तो लगभग 18 में 13% जो है वो श्रीलंकन तमिल्स है, श्रीलंका के तमिल्स हैं, नेटिव तमिल्स, और जो 5% है वो है आपको इंडियन तमिल्स। अब ये 5% इंडियन तमिल्स आ कहाँ से गए, तो इसको भी समझते हैं। तो आपने देखा कि 74% सिन्हालाज है वहाँ पे श्रीलंका में और 18% तमिल स्पीकिंग है।
अब तमिल स्पीकिंग में 80 में भी 13% आपको नेटिव श्रीलंकन तमिल देखने को मिलता है और लगभग 5% इंडियन तमिल देखने को मिलता है। अब यहाँ पे समझिए कि जो सिन्हाला स्पीकर है वो क्या करते हैं, बुद्धिज्म को एकदम से प्रैक्टिस करते हैं। जो सिन्हाला स्पीकर है 74% वो बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करते हैं रिलीजन के तौर पे। रिलीजियस कंपोजिशन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे रिलीजियस डिवीजन इन श्रीलंका, तो 74% बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। वहीं पे तमिल स्पीकर्स जो आपने देखा कि जो 13% 8% उसमें कुछ आपको हिंदू भी देखने को मिलता है, तो कुछ मुसलमान देखने को मिलते हैं। अगर आप देखे होंगे तो 74 प्लस 18%, इसके अलावा जो 8% है, कितने 8%, इस 8% में अगर आप देखें तो इस 8% में अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि 8% में दो भाग कर दो। एक तो है 7%, अब 7% जो है वो क्रिश्चियन है और 1% जो है ऐसा समझ लो कि वहाँ पे जो नेटिव होंगे कुछ और लैंग्वेज बोलेंगे। जैसे अपने इंडिया में ही देख लो बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज होता है, ट्राइबल लैंग्वेज होता है, जैसे बिहार में मैथिली वगैरह हो गया और जो कम बोले जाते हैं। तो ऐसे 1% में ही लगभग 1% में ऐसे जो मिक्स लैंग्वेज बोल सकते हो, बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले, और एक 7% जो है यहाँ पे क्रिश्चियन है। अब 7% जो क्रिश्चियन है वो क्या है कि आपको सिन्हाला और तमिल दोनों बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपने रिलीजियस डिवीजन भी देखा कि ये लोग क्या है कि हिंदू और मुसलमान दोनों है। तमिल स्पीकर्स में आपने देखा 7% के करीब में क्रिश्चियन है जो तमिल और सिन्हाली दोनों भाषा बोलते हैं, और जितने भी सिन्हाला स्पीकर है जो 74% है वो बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। रिलीजियस डिवीजन आपने देखा। अब यहाँ पे किस प्रकार से एक जो टेंशन क्रिएट होता है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, आपने देखा कि जो श्रीलंका अपना इंडिया 1947 में आज़ाद होता है, पूरी तरीक़ा से ब्रिटिशर से 1947 में आज़ाद होता है। लेकिन श्रीलंका देखें तो वो इंडिपेंडेंट कब बनता है? जस्ट 1 साल बाद। अपना कंट्री कितने में हुआ? इंडिया जो होता है 1947 में, और श्रीलंका जो होता है वो 1948 में आपको पूरी तरीक़ा से इंडिपेंडेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे समझे तो अब जैसे ही कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, सेम अपने जैसे ये भी डेमोक्रेसी को फॉलो किए। लेकिन जब डेमोक्रेसी को फॉलो हुआ तो क्या रियलिटी में डेमोक्रेसी को ये लोग प्रैक्टिस किए श्रीलंका में? तो देखते हैं क्या होता है कि यहाँ के जो लीडर डेमोक्रेसी में क्या होता है, मेजोरिटी आधार पे सरकार चूज की जाती है। तो मेजोरिटी आधार पे ये लोग भी सरकार को चुनते हैं। अब जितने भी एक कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग होते हैं, यहाँ पे दे रखा है द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। मेजोरिटी के आधार पे वहां पे क्या हुआ कि सरकारें चूज की गई, लेकिन उन्होंने मेजोरिटी के आधार पे वहां पे डोमिनेंस करने की कोशिश की। किस पे? तो माइनॉरिटी पे। अब वहां के जो माइनॉरिटी थे कौन थे? तमिल्स थे। ठीक है, तमिल से, या फिर आपने देखा कि जो या फिर अलग 1% आपने देखा कि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। तो इस पे पूरी तरीका से एक मेजोरिटी आधार पे डोमिनेंस करने की कोशिश की। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? यदि मेजोरिटी के आधार पे चूज तो किया गया, गवर्नमेंट चूज किए जाएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, हर एक माइनॉरिटी हो मेजोरिटी हो सबको एक साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये लोग बेसिकली मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो करते हैं। तो व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म? तो मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसा बिलीफ है, यहाँ पे देखें तो एक ऐसा बिलीफ है जहाँ पे द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस ऑफ द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। मतलब मेजोरिटी आधार पे क्या करेंगे, कंट्री को चलाएंगे कम्युनिटी, और दूसरा जैसा मन करेगा उस प्रकार से करेंगे, डिसरिगार्ड करते हुए किसके विशेष को? तो माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी के ख्याल ही नहीं रखना। मेजोरिटी के आधार पे जो वहां पे है, जैसे सिनेला कम्युनिटी, बस उसी पे ध्यान दिया जाएगा और पूरी तरीका से डिसरिगार्ड किया जाएगा उनकी विशेष को। किनके विशेष को? जो माइनॉरिटी है यहाँ, उनकी देखभाल नहीं किया जाएगा। तो इसी को हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। अब होता क्या है कि डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हैं वो भी अडॉप्ट कर लेते हैं अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स को। अपने एकदम से सिन्हला सुप्रीमेसी बैठाने के लिए, सिन्हला सुप्रीमेसी को लाने के लिए वो पूरी तरीका से मेजोरिटेरियनिज्म जो मेजर्स होते हैं उसको अपना लेते हैं। अब ये मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स क्या होता है इसको समझ लो। अब समझिए यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स क्या है। सो मेजोरिटेरियन मेजर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो श्रीलंका के जो लीडर्स थे वो मेजोरिटेरियन मेजर्स अपनाए, अडॉप्ट किया। तो क्या है ये मेजोरिटेरियन मेजर्स क्या है? तो समझिए, तो 1956 में क्या होता है, एक एक्ट पास किया जाता है। उस एक्ट के तहत जो सिन्हला लैंग्वेज होता है उसको ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है। मतलब श्रीलंका का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको बना दिया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है सिन्हला को 1956 में एक एक्ट पास करके। इवन गवर्नमेंट जो है
वो पूरी तरीका से एकदम प्रेफरेंस कर रही थी। प्रेफरेंसेस द पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिनाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। आप समझिए तो अब ये जो लीडर्स थे, जो मेजोरिटी आधार पे चूज किए गए सिन्हाला कम्युनिटी के, अब वो क्या करते थे, अब धीरे-धीरे प्रेफ़रेंस देने लगे। मतलब एक प्रॉफ़िट देने लगे किसको, जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, उनको गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में जो रिज़र्वेशन होता है ना, उन सारी चीज़ों में वहाँ पे एक ही कम्युनिटी को क्या किया जाने लगा, फ़ेवर किया जाने लगा। तो यही है मैजोरिटेरियन मेजर्स। और थर्ड क्या कह रहा है, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्टिपुलेटेड किया गया। स्टिपुलेटेड का मतलब होता है फिक्स्ड कर दिया गया, दैट द स्टेट शैल प्रमोट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। मतलब स्टेट क्या करेगी, श्रीलंका में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में एक फिक्स कर दिया गया कि स्टेट क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, बुद्धिज्म को रक्षा करेगी, इवन उसको फॉस्टर भी करेगी, पोषण पालन जो कहते हैं, पूरी तरीका से प्रमोट करना ये सारी चीज़ों को। तो बुद्धिज्म को एकदम से ऊपर रखा गया, बाकी माइनॉरिटी को डिसरिगार्ड करते हुए। तो यही है आपका मेजोरिटेरियन मेजर्स है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप ध्यान से समझें तो इसकी वजह से लोगों के बीच में क्या आने लगता है, एक एलिनेशन आने शुरू हो जाते हैं। एलिनेटेड मतलब पराया समझो। अब होता क्या है कि श्रीलंका में आपने देखा कि लिंग्विस्टिक आधार पे सिन्हला भी है, तमिल भी है। तो इन दोनों के बीच में क्या होने लगता है, टेंशन क्रिएट होने लगता है। मतलब एक एलिनेशन की जो फीलिंग होती है वो क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। एलिनेशन का मतलब होता है पराया, ठीक है? अब मान लो कि उसको आप फेवर नहीं कर रहे हो, इक्वल राइट्स नहीं दे रहे हो, ये सारी चीजें नहीं कर रही है, तो एलिनेशन की भाव जो है वो तो अंदर से आएगी। तो आप समझे, तो फीलिंग ऑफ एलिनेशन क्या होता है। अब जो ये लोग थे, जो तमिल्स थे, बुद्धिस्ट लोग क्या कर रहे थे, बुद्धिस्ट शिनाला लीडर जो थे, वो नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। ऐसा तमिल को लग रहा था एलिनेटेड, वो एलिनेटेड पराया इसलिए फील कर रहे थे अपने ही कंट्री में, बिकॉज उनको लगता था कि जो सिन्हला लीडर्स है, ठीक है, कौन, जो सिन्हला लीडर्स है, वो इनके लैंग्वेज को लेकर के, इनके कल्चर को लेकर के सेंसिटिव नहीं है, मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इवन जो ऐसा लग रहा था उन लोगों का कि जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहाँ के गवर्नमेंट पॉलिसीज है, वो उन लोगों को इक्वल राइट्स ही नहीं दे रहा है। किस चीजों में, पॉलिटिकल राइट्स में, राजनीतिक तौर पे भी उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, इक्वल अधिकार नहीं मिल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देम इंटरेस्ट, देयर इंटरेस्ट। क्या कह रहा है कि इवन उनको डिस्क्रिमिनेट भी किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव। उन लोगों को जो तमिल्स हैं वहाँ के, उन लोगों को क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। कैसे, जॉब्स देने में, इवन और भी बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड हो, इन सारी चीज़ों में उनको एक प्रकार से ऐसे लग रहा था तमिल्स को कि जैसे उनको एलिनेटेड फील हो रहा हो, उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल रहा हो। इवन उनके जो इंटरेस्ट थे, उन सारी चीज़ों को भी इग्नोर किया जा रहा था। तो ये सब भी समझेंगे, तो यही है फीलिंग ऑफ एलिनेशन। अब जब फीलिंग ऑफ एलिनेशन होता है तो क्या होता है, देश में लोग टेंशन बढ़ता है एक दूसरे कम्युनिटी में, और टेंशन बढ़ने के बाद कन्फ्लिक्ट से सिविल वार में भी तब्दील हो सकता है। और वही आपने देखा कहाँ पे, श्रीलंका में। अब इन सारी चीज़ों की वजह से जब उनको इक्वल राइट्स नहीं दिया जा रहा था, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, एजुकेशन, जितने यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, अगर ये सारी चीज़ों में इक्वल राइट्स नहीं दिया जा रहा था, तो आपने देखा कि इसका रिएक्शन क्या होगा, उनके बीच में होगा क्या? तो आपने देखा कि एलिनेटेड फ़ील किया उन्होंने, और एलिनेटेड फ़ील करके तमिल्स ने क्या रिएक्शन दिए, तो उन्होंने खुद का पार्टी लॉन्च कर दिया, ठीक है? एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल्स एज एन द ऑफिशियल लैंग्वेज। इवन उन्होंने अपना खुद का पार्टी लॉन्च कर दिया, तमिल्स जो लोग थे। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि स्ट्रगल करते हैं तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, कि मेरा भी लैंग्वेज को क्या करो तुम, तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, ठीक है? इवन अच्छा, इसी से पार्टी से आप देखना कि एलटीटी वगैरह बना हुआ है, यहीं से आप देखने को मिलता है, एलटीटीई वगैरह देखने को मिला हुआ है। इसी पार्टी वगैरह बाद में जाकर के मिलिटेंट एक्टिविटी कर देती है। एलटीटी का मतलब होता है लिबरेशन टाइगर तमिल इलम करके, है ना? तो वो पार्टी सब बाद में जाकर के मिलिटेंट एक्टिविटी कर देती है, क्योंकि आपको राइट्स नहीं मिल रहा है। तो राइट्स के लिए उन्होंने धीरे-धीरे अपने वो जो पावर होता है, एक प्रकार से मिलिटेंट एक्टिविटी होता है, उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो रीजनल ऑटोनॉमी की भी माँग करते हैं, फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी इन द सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है क्षेत्रीय आधार पे जहाँ पे भी मेजॉरिटी होगा, जैसे तमिल्स के जहाँ पे मेजॉरिटी होंगे, ठीक है? उस आधार पे
या फिर जो मुसलमान होंगे, जो हिंदू होंगे रिलीजियस आधार पे, तो वहाँ पे अधिकार चाहिए, रीजनल आधार पे। इसके अलावा चाहे एजुकेशन हो, जॉब्स हो, इन सारी चीज़ों में क्या चाहिए? इक्वल राइट्स चाहिए। तो आप देखो ना कि 1980s में क्या होता है, 80s के दशक में बहुत सारे सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए गए। इसलिए क्यों पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए गए? डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम। इलम का मतलब होता है स्टेट। तो इसलिए बनाए गए बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि डिमांड किया जा सके इंडिपेंडेंट तमिल इलम, एक अलग सा इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए। वो भी किस पार्ट में? नदर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। ये क्या है? तो यहाँ पे जो तमिल्स का जो संख्या था वो ज्यादा था। अगर आप मैप में ध्यान से समझें तो ये जो पीला कलर का आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट ये जो दिख रहा है, तो ये सारे में कौन है? सिनेला वासी के लोग हैं, 74% वाले, 74% वाले। ठीक है। उसके बाद है श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल कहाँ पे है? तो ये आपको नॉर्थ वाले पार्ट में, नॉर्थ वाले पार्ट में, ईस्ट वाले पार्ट में, तो नॉर्थ ईस्टर्न, यह है ना, नदर्न वाले पार्ट में, उसके बाद ईस्टर्न पार्ट में। तो ये वाला ईस्टर्न पार्ट हो गया। तो नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में आपको पूरी तरीके से कौन देखने को मिल रहा है? श्रीलंकन तमिल्स। उसके बाद ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन तमिल्स हैं। ठीक है। और ये जो पीला वाला जितने भी पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे कौन है? सिन्हला लोग हैं। ये वाला बीच बीच में जो देख रहे हैं वो मुस्लिम्स है। तो आपने देखा कि कैसे 1990s में ये लोग बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और डिमांड बस यही रहता है कि इंडिपेंडेंट तमिल इलम का, स्टेट्स का। और वे लोग कहाँ पे रहते हैं? तो किस पार्ट में? तो एक तो नॉर्दर्न पार्ट में और एक ईस्ट पार्ट में, यानी कि नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में ये लोग डिमांड करते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। तो इस प्रकार से रिएक्शन रहता है तमिल का। दूसरा, जब ये सारी चीजें अगर कंप्लीट नहीं किया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा इनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाए, तो लोगों के बीच में क्या हो जाता है? एक से ऐसे समझ लो कि एलिनेशन की भावना आती है। अब जैसे ही पराया होने का, अलगाव होने का जैसे ही ये फीलिंग आता है, क्रिएट होता है, तो कन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाता है और ये जाकर के सिविल वार में भी परिवर्तन वहां पे देखने को मिला। अब इससे होता क्या है? सिविल वार मतलब क्या होता है? एक वार मतलब होता है, वर्ल्ड वार का मतलब होता है एक देश जब दूसरे देश से लड़ रहा है। वार मतलब हो गया एक देश जब दूसरे देश से लड़ रहा है। लेकिन सिविल वार का मतलब होता है अपने ही कंट्री में जब मल्टीपल ग्रुप्स में लड़े जाते हैं, किसी ग्रुप से लड़े जाते हैं कंट्री के अंदर ही। ठीक है। चाहे वो किसी भी इशू से रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड हो, या फिर और भी बहुत सारे इशू हो सकते हैं लोगों के बीच में, गवर्नमेंट से जब लड़ रहे हो, तो वो एक सिविल वार बोलते हैं उसको। ठीक है। तो सिविल वार जैसा सिचुएशन आ जाता है श्रीलंका में, और उससे होता क्या है? लगभग थाउजेंड्स ऑफ पीपल मरते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को वहां पे कह रहा है कि मेनी फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज के रूप में भागने पड़ते हैं, दूसरे दूसरे देश में शरण लेने पड़ते हैं, है ना, अपना कंट्री छोड़ करके। मेनी लॉस देयर लाइवलीहुड, अपना जीवन खो देते हैं। टेरिबल सेटबैक टू द सोशल एंड कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ द क्या कह रहा है? कंट्री इट्स इंडेड इन द 2009। बहुत सारे लोग अपने लाइफ इसमें खो देते हैं सिविल वार में। देख सकते हो सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक, जितने भी सामाजिक तौर पे हो, अगल बगल के लोग हो, ये सारी चीजें इकोनॉमिक स्तर पे बहुत पीछे चले जाते हैं। और इससे क्या होता है? ये सारी चीजें इंड होता है, आपको सिविल वार इंड देखने को मिलता है 2009 में। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो एकोमोडेट नहीं किया गया। ठीक है। बेल्जियम में पूरी तरीका से एकोमोडेट करने को देखने को मिला। उन्होंने क्या किया? डिफरेंसेस को समझा और इससे एकोमोडेशन किया, एडजस्टमेंट की। लेकिन श्रीलंका में ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलता है। श्रीलंका में एडजस्टमेंट नहीं होता है। एडजस्टमेंट नहीं होता तो ये कन्फ्लिक्ट में बदल जाता है और आपको सिविल वार के रूप में देखने को मिला। तो डिफरेंस क्या था बेल्जियम में? यही डिफरेंस था कि जो वहाँ के लीडर्स होते हैं वो समझते हैं प्रॉब्लम को, और यूनिटी को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया? पावर को शेयर कर दिया। कंट्री में उन्होंने क्या किया? पूरी तरीका से मेंटेन्ड बाय द रिस्पेक्टिंग नीड्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। हर एक कम्युनिटी की आवश्यकताओं को, इंटरेस्ट को समझा और उसके आधार पे पावर को शेयर कर दिया बेल्जियम में। तो यहाँ पे तो कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन आपने देखा कि श्रीलंका में जब पावर को शेयर नहीं किया जाता है तो वहां पे ये पूरी तरीका से कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, सिविल वार देखने को मिलता है। वहां पे मेजोरिटी कम्युनिटी जो होता है वो डोमिनेट करने की कोशिश करती है माइनॉरिटी पे, और यही चीज क्या होता है कि माइनॉरिटी पूरी तरीका से डिस्टर्ब हो जाते हैं इसके वजह से, और एक कंट्री में यूनिटी ना आती है। इसके वजह से, डोमिनेशन के वजह से, एक मेजोरिटी कम्युनिटी के डोमिनेशन की वजह से यूनिटी भंग हो जाती है और सही तरीका से एकोमोडेशन नहीं देखने को मिलता है। कहाँ पे? श्रीलंका में। तो आइए अब देखते हैं कि टॉपिक एंड ही होने वाला है। अब ये जो क्वेश्चन है, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, ये आपका हेडिंग भी है टॉपिक। तो पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल कैसे है?
ठीक है। तो इसको दो तरीके से हम लोग समझेंगे, एक तो प्रूडेंशियल रीजन है और एक मोरल रीजन है। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? क्लेवर। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है चतुर, ठीक है। प्रूडेंट, ठीक है। क्लेवर मतलब होता है, तो प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है आपका एक जो स्मार्टनेस है वो क्या कहता है कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। एक नैतिकता पढ़ेंगे हम लोग, मोरल, और एक पढ़ेंगे चतुर क्या होता है। जैसे आपको कहीं पे एक क्लेवर तरीके से निकलना होता है कि भाई ये सारी चीजें ना हो, तो प्रूडेंशियल रीजन क्या कहता है पावर शेयरिंग में, और मोरल रीजन क्या कहता है। तो प्रूडेंशियल रीजन यही कहता है, चतुर दिमाग, ठीक है। प्रूडेंट, ये कह सकते हो क्लेवर। तो ये स्मार्टनेस क्या कहता है कि क्यों पावर शेयरिंग करना चाहिए। तो पावर शेयरिंग इसलिए करना चाहिए ताकि ये रिड्यूस करता है, घटाता है, कम करता है किन चीजों को, उस पॉसिबिलिटी को जो कन्फ्लिक्ट में बदल जाता है, ठीक है। दो आपने देखा कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में क्या हुआ कि श्रीलंका में एकदम से पूरी तरीका से कन्फ्लिक्ट हो गया सिविल वार के रूप में, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये सारी चीजें ना हो, उस पॉसिबिलिटी को कम किया जाए, कन्फ्लिक्ट को कम किया जाए, इसके लिए डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में क्या कर दिए जाते हैं, पावर को शेयर कर दो, रिड्यूस करते हैं कन्फ्लिक्ट वगैरह, ये सारी चीजें नहीं होती है, अवॉइड करता है वायलेंसेज को, ठीक है। इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन रहता है, देश में भंग नहीं होता है, सही तरीका से देश चलता है। लेकिन मोरल रीजन क्या कहता है? मोरलिज्म का मतलब होता है नैतिकता आधार पे, एथिकल वे में। एथिक्स क्या कहता है आपका? एथिक्स मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि आपके माता पिता का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। तो वहां पे नैतिकता कहता है, हम लोग ये कर सकते हैं कि नैतिकता है कि करो, ठीक है। तो ऐसा कुछ मोरल रीजन क्या कहता है कि पावर शेयरिंग तो होना ही चाहिए। आप जहां पे डेमोक्रेसी बोल रहे हो, तो वो कह रहा है कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का स्पिरिट ही है, आत्मा ही है पावर को शेयर कर देना। पावर को शेयर इसलिए कर देना ताकि सही तरीका से लोगों के इंटरेस्ट को देखा जाए, है ना, सही तरीका से डेवलपमेंट किया जाए। तो ये डेमोक्रेसी, अगर जहां पे आप डेमोक्रेसी बोल रहे हो तो वहां पे ये इसका स्पिरिट ही है क्या, पावर शेयरिंग। ये मोरल ही है, नैतिकता है कि भाई आप डेमोक्रेसी बोल रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर को शेयर करना पड़ेगा, ये तो उसका आत्मा है डेमोक्रेसी का। पावर इज शेयर्ड विद द पीपल इन अ डेमोक्रेसी, और ये होता है डेमोक्रेसी में, पावर को शेयर किए जाते हैं ताकि कंफ्लिक्ट ना हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट चूजन बाय द पीपल एंड आंसरेबल टू देम। डेमोक्रेसी आप बोलते हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब बोलते हो तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और लोगों के लिए आंसरेबल भी होते हैं। कुछ नहीं किया तो आंसरेबल है आपके लिए, वही सब कुछ है, ठीक है। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलते हैं। और ये मोरल रीजन कहता है कि भाई किसके द्वारा चूज किए जाते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो होते हैं लोगों के द्वारा, वो आंसरेबल होते हैं। तो इस प्रकार से पावर को शेयर करना बहुत जरूरी होता है, आप अगर समझे तो, डेमोक्रेसी जहां पे भी है। तो ये हमारा पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, तो दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो प्रूडेंशियल रीजन और एक मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन आपका कहता है कि भाई साहब ये रिड्यूस करता है पॉसिबिलिटी कंफ्लिक्ट के, बहुत सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में वैलेंस को अवॉइड करता है, इवन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बचाए रखता है ना। इवन मोरल रीजन क्या कहता है कि डेमोक्रेसी अगर आप मान रहे हो तो वहाँ पे स्पिरिट ही है, उसकी आत्मा है कि भाई साहब पावर को शेयर करना है। दूसरा एक, पावर को शेयर तो करना पड़ेगा लोगों के साथ में, है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है, जो कि लोगों के द्वारा चूज किया जाता है और लोगों के लिए आंसरेबल होता है। तो इस प्रकार से प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन को भी रखेंगे दिमाग में, क्योंकि पूछा जाता है ये सारी चीजें। अब है टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग को पढ़ते हैं, मतलब पावर शेयरिंग कैसे कैसे करते हैं। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हो, डेमोक्रेसी कहते हो, या फिर पावर को शेयर करते हो, तो पावर को शेयर जब करते हो तो कैसे आप पावर को शेयर करते हो। तो व्हाट इज टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, कितने टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है। तो देखिए आपको चार तरीके से आप पावर को शेयर कर सकते हो। तो पहला तो दे रखा है कि अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पावर को बांट देते हैं, ठीक है। इवन कह रहा है कि अमंग गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल, लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बांट देते हैं वर्टिकल वे में, ठीक है। एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि रिलीजियस आधार पे, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, लैंग्वेज के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे आपके, जैसे इंडिया में ही देख लो बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज के बोलने वाले लोग सब हैं, तो उसके आधार पे भी क्या करते हैं, पावर को बांट देते हैं ताकि सही से स्टेबिलिटी रहे, स्टेबिलिटी ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट में भी एकदम से लाइन बाय लाइन हम लोग इन सारी चीजों को देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को। सबसे पहला जो है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या कहता है, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, ऑर्गन मतलब ह्यूमन बॉडी वाला नहीं, है ना। ऑर्गन मतलब अगर यहाँ पे देखें तो हॉरिजेंटल लाइन मतलब क्या होता है, ये
इस तरीका से पावर शेयर किया जाता है कि पावर को सेपरेट तरीका से, मतलब कितना पावर, कौन-कौन से पावर किसको दिए जाने चाहिए, ये तो दे दिया जाता है, लेकिन सबको इक्वल पावर दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है? अलग-अलग जगहों पे काम करने। यहाँ पे पावर शेयर्ड बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल पे रखा जाता है, काम बाँट दिया जाता है और सेम लेवल पे रख दिया जाता है। जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? पूरी तरीका से लॉ वगैरह बनाना। उसके बाद एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि जो भी लॉ है, उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है? सही तरीका से लागू करवाना। और जुडिशरी का काम है कि कोई भी अगर देश में कुछ किसी के साथ में घटना हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को क्या करना? फैसला देना, न्याय देना, ठीक है? तो एग्जीक्यूटिव में भी आपने पढ़े होंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, है ना? परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो पढ़ लिख करके आते हैं, जैसे आईएएस वगैरह यूपीएससी से जो पास करते हैं, इवन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो लोगों के द्वारा डायरेक्ट चूज़ किए जाते हैं, लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो होते हैं 5 सालों पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेजिस्लेचर का अपना एक काम दे दिया, फिर एग्जीक्यूटिव का अपना काम है और जुडिशरी का अपना काम है। सबको बराबर एकदम से काम दिया, एक सेम लेवल पे पावर को बाँट दिया गया है। और इससे क्या होता है, ये अगर सेम लेवल पे पावर दे दिए जाते हैं, तो ये चेक करते हैं एक-दूसरे पे कि ये तो गलत नहीं काम कर रहा है, ये दोनों हिस्सा चेक करते रहेंगे। फिर ये जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर का चेक करेंगे, तो कहीं पे गड़बड़ ना हो, इन सारी चीज़ों के लिए एक सेम लेवल पे पावर को बाँट दिया जाता है, ताकि पावर को सही तरीका से चेक किया जाए। और इसी को हम लोग चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये पहला तरीका है कि डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में हम बाँट सकते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के आधार पे, जो आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। इसी को हम लोग सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस बोलते हैं। दूसरा जो है, अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। समझ लीजिए, गवर्नमेंट में हम लोग दूसरे तरीका से लेवल्स के आधार पे बाँटते हैं। लेवल्स के आधार पे मतलब हो गया कि किसी को ऐसे समझ लें, सबसे ऊपर एक पावर रख दिए, फिर उसके नीचे थोड़ा-सा कम, फिर उसके नीचे। तो अपने देश में क्या है, 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है। 3 तरीका से, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल बॉडीज़ भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यही होता है, ठीक है? वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर दिया गया है हर एक लेवल का। मतलब ये लेवल कौन से काम करेंगे, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई है, ठीक है? कि ये लेवल आपका क्या काम करना है, फिर दूसरे लेवल को क्या काम करना है, तीसरे लेवल को क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर दी गई है पावर को, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हर एक लेवल में पावर को बाँट दिया गया है। जैसे अपने इंडिया में आप देख लो कि नेशनल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट है। ताकि नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, नेशनल लेवल के जितने भी मुद्दे होते हैं, उन सारी चीज़ों को सॉल्व करे। स्टेट लेवल के अपने स्टेट स्तर पे जो भी प्रॉब्लम है, उन सारी चीज़ों के लिए डिसीजन मेकिंग कर सके। लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बनाए गए, है ना? 73 और 74th अमेंडमेंट के तहत आपने देखा कि 1992 में, तो लोकल गवर्नमेंट का काम होता है कि लोकल स्तर से जो भी प्रॉब्लम होते हैं, उन सारी चीज़ों को क्या करना? डिसीजन मेकिंग करना। तो इसी को, अच्छा बाय द वे, डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट में बाँट देना। वन लेवल ऑफ नहीं, वन लेवल को यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। और 2 और मोर दैन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट, जो कि आपका चैप्टर 2 भी है। फेडरलिज्म पूरा चैप्टर ही है, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 2 में। और अपने 2 लेवल का जो गवर्नमेंट होता है, या फिर 2 से मोर दैन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, उसको हम लोग फेडरलिज्म का गवर्नमेंट बोलते हैं। तो यही हमारा अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बाँट देना पावर को, है ना? वर्टिकली आधार पे, वर्टिकली आप देख सकते हो कि इसको वर्टिकली फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोल सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है कि अमंग पावर को बाँट देना सोशल ग्रुप्स में, जैसे कि रिलीजियस आधार पे, लिंग्विस्टिक आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, रिलीजियस और लैंग्वेज के आधार पे किस प्रकार से पावर को शेयर किया जाता है। जैसे अपने देश में आप देखते हैं कि अगर बेसिक रूप से आप देखिए, तो पूरी तरीका से एक पावर को रिलीजियस और लिंग्विस्टिक आधार पे बाँटने का आप देख सकते हैं, बेल्जियम वाला एग्जांपल ले सकते हैं। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था, है ना? हर एक लैंग्वेज का हर एक कम्युनिटी का एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था। दूसरा, अपने भी देश में देख सकते हैं कि बहुत सारे वीकर सेक्शन भी है, अलग माइनॉरिटी रिलीजियस आधार पे भी है, तो उन सारे सेक्शंस को क्या किए जाते हैं? एक प्रकार से पावर बाँट दिए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ वुमेन जो है, उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या कर दिया है, 1/3 सीट रिजर्व कर दिया गया है उनके लिए, वुमेन के लिए, ताकि वुमेन का जो प्रेजेंटेशन है, वो पूरी तरीका से बढ़ सके, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जा सके, अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जा सकते हैं। इवन जो वीकर सेक्शन है, जैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है? रिलीजियस माइनॉरिटी में जैसे इंडिया में आप देख लो, तो मेजॉरिटी में कौन है? हिंदू है। माइनॉरिटी में कौन है? मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सारी चीज़ों के लिए भी रिज़र्व कर दी गई है सीट। इवन एजुकेशन के लिए, जॉब्स में,
इन सारी चीज़ जो रिजर्वेशन दिए जाते हैं, है ना? जॉब्स के आधार पे एजुकेशन यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो वहाँ सब भी सीट रिज़र्व कर दिए जाते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए। इसके अलावा डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग होते हैं, जो गरीब सेक्शन से आते हैं, है ना? जैसे शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट हो गया, अदर बैकवर्ड क्लासेज हो गए, ये सारी चीज़ों को डिप्रेस्ड क्लास के नाम से जानते हैं, तो उन सभी के लिए भी सीट रिज़र्व कर दिए जाते हैं, रिजर्वेशन दिए जाते हैं, एजुकेशन में हो, जॉब्स में हो और भी अदर जगह। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पावर को बाँटने का, सीट रिज़र्व करने का, तो ताकि उनको पॉलिटिकल स्तर से, सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से क्या किया जाए? उनको इक्वल राइट्स दिया जा सके, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सोशल ग्रुप्स में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक आधार पे हम लोग पावर को शेयर करते हैं रिजर्व करके, और भी बहुत सारे तरीके। अब सबसे लास्ट जो है अमंग पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप्स, ये क्या है? प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स। तो इसमें समझो सबसे पहले क्या होता है कि अपने देश में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। जैसे अभी मल्टी बहुत सारे पार्टीज हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारे पार्टीज हैं। ये क्या करते हैं, जब जनरल इलेक्शन या फिर कोई भी इलेक्शन होता है, इनमें डिफरेंट पार्टी क्या करते हैं, कंटेस्ट करती है, इलेक्शन लड़ती है, लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। अब जिनकी ज्यादा मेजोरिटी आती है वो जीत करके आती है। तो डेमोक्रेसी में ये सिस्टम ही है, पीपल चूज देयर लीडर्स, दे डू दिस विद द हेल्प ऑफ वोटिंग। ये सारी चीजें प्रोसेस कैसे होती है, लीडर्स को कैसे चूज किए जाते हैं, वोटिंग के आधार पे। और इस प्रकार से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन, ट्राई टू विन एंड फॉर्म गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को फॉर्म करने को पावर को इस प्रकार से शेयर कर दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से, जिन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन में, जिनकी ज्यादा वोट आई, वो मेजोरिटी के आधार पर क्या कर दिए गए, चूज कर लिए गए लोगों के द्वारा। अब यहाँ पे कह रहा है कि समटाइम्स एक चीज इसमें ये भी समझना है, कभी कभी दो पॉलिटिकल राइट, दो या दो से अधिक पॉलिटिकल राइट जब हाथ मिला लेते हैं, यानी कि देखो, इलेक्शन से पहले इलेक्शन से पहले जब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी हाथ मिला लेती है एक साथ वोट लड़ने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं अलायंस। क्या बोलते हैं? अलायंस। और वही पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने हाथ मिलाया है, अब वो क्या हो गए, उनकी मेजोरिटी आ गई, जीत गए। अब जब जीत जाते हैं तब क्या होता है, उनकी गवर्नमेंट बन जाती है। और जैसे ही गवर्नमेंट बन जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोalition की गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? कोalition की गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन की सरकार। ठीक है, तो पहले वोट से पहले जिन्होंने हाथ मिला लिया और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हाथ मिला लिया, तो उसको हमने बोला अलायंस। ठीक है, और वही मिलाई हुई पार्टी जब एक साथ हाथ मिला लेते हैं और जीत जाते हैं, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, हमने बोला कोलिशन की गवर्नमेंट। कोलिशन का गवर्नमेंट मतलब होता है गठबंधन की सरकार। अपने भी देश में देखते होंगे, जैसे बीजेपी अकेले नहीं पार्टी पूरी तरीका से गवर्नमेंट नहीं बनाई हुई है, उनकी जो आपको अगर देखें तो अलायंस का नाम है एनडीए। ठीक है, क्या है? एनडीए। वैसे ही कांग्रेस का आप देख सकते हैं, क्या नाम है? यूपीए। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो बीजेपी सिर्फ पूरे देश में गवर्नमेंट एकदम से बनाई हुई है, फॉर्म की हुई है, तो अकेले नहीं फॉर्म की हुई है, उनकी अलायंस है, कोलिशन की गवर्नमेंट चल रही है। उन्होंने पहले अलायंस बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फिर जब पार्टी क्या हुई, मेजोरिटी में आ गई, तब उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वैसे ही यूपीए की है, ये लगभग 1998 के करीब में बना था। और ये यूपीए लगभग आपको जनरल इलेक्शन जो हुए थे 2004 का, उसके बाद बना था। ठीक है, यूपीए बना हुआ था। तो इस बात को दिमाग में रखना है कि किस प्रकार से आपको एनडीए, यूपीए ये सारी चीजें बन रही है। तो ये सिर्फ एक पार्टी मिलकर के आपको सरकार नहीं बना रही, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने हाथ मिलाया पहले, वोट से पहले, मतलब एक प्रकार से गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले जब वोट लड़ना होता है, तभी जब हाथ मिलाया तो उसको हमने बोला क्या? अलायंस। जब उन्होंने सरकार बना ली, अब उनकी मेजोरिटी आ गई, ठीक है, सरकार बन गया, तब उसको हमने बोला कोलिशन की गवर्नमेंट। ठीक है, एक साथ। तो इस प्रकार से अलायंस और आप कोलिशन बोल सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रुप्स आर फॉर्म बाय इंडस्ट्रियल्स, फार्मर्स, बिजनेसमैन टू फाइट फॉर देयर इंटरेस्ट। अब ऐसे ग्रुप्स कभी कभी बनाए जाते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो लोग होते हैं, चाहे लेबर हो, चाहे उनके मालिक हो, इवन जो फार्मर्स हो। जैसे आपने फार्मर प्रोटेस्ट देखा था, तो फार्मर लोग अपना ग्रुप बना करके अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, रैलियां किया, इसलिए ताकि सरकार को क्या कर सके, वो अपनी बातों को मनवा सके। ठीक है, फार्मर प्रोटेस्ट आप लोग देखे होंगे अपने कंट्री में। तो ये लोग भी ग्रुप बनाते हैं, और ये ग्रुप जो बनाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। जो अपने वोट तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन इसलिए ग्रुप बनाते हैं ताकि सरकार को अपनी बात को मनवा सके। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ग्रुप, या फिर प्रेशर ग्रुप्स को भी, प्रेशर ग्रुप्स का भी नाम बोल सकते हैं। अच्छा, इन ऐसे ग्रुप्स को आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं, वो क्या करते हैं, बढ़ावा भी, मतलब बढ़ावा नहीं कह सकते हो आप उसको, क्या कह सकते हो कि आगे बढ़ करके उनका साथ भी देते हैं,
ताकि साथ दे तो सरकार क्या कर सके, उनकी बात को मान सके। अब अगला जो दे रखा है यहाँ पे, दे डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शन बट शेयर पॉलिटिकल पावर। ये लोग जो ऐसे लोग जो होते हैं, ये लोग इलेक्शन तो नहीं लड़ते हैं लेकिन पॉलिटिकल पावर में आने के लिए बट अपनी बात को मनवाते हैं। कंटेस्ट नहीं करते इलेक्शन को, लेकिन पॉलिटिकल पावर को शेयर जरूर करते हैं। कैसे? तो बाय पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट कमिटीज, बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज निकलते हैं जो ऐसा लगता है कि भाई किसी के हित के लिए नहीं है। तो गवर्नमेंट कमेटी क्या करती है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को, जो किसी के मुखिया हो सकते, तो बहुत सारे ग्रुप्स जो बना लिए जाते हैं, तो उनको बुला लिया जाता है कि आप देखें कि कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो, आप बताओ, अपना सजेशन बताओ। तो इसलिए गवर्नमेंट कमेटी क्या करती है, वो ऐसे लोगों को बुलाती है, कमिटीज बनाती है, ताकि सही तरीके से पॉलिसी का डिसीजन मेकिंग किया जा सके। इवन बाय इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग थ्रू प्रोटेस्ट स्ट्रगल्स। तो ये लोग कैसे करते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करके, धरना प्रदर्शन कर दिया, एकदम से ये सारी चीजें करके सरकार को बात अपनी रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी बात सुना जाए। इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।